हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपना चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए आज से स्टार्ट की है 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी अपने एस्टेट टीजीटी पीजीटी के पेपर हुए हैं वो सभी हम करेंगे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा आज आपका। ठीक है, अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से ज़रूर करना है भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं भाई। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और ये भाई टीजीटी 2020 का हिंदी का पेपर है ये। ठीक है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है। शशि, राका, शीत या इंदु। जो भाई राका है और शीत है ये चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। राका रात का पर्यायवाची रहेगा और शीत ठंड का रहेगा। शशि और इंदु दोनों के दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची है भाई। फिर भी व्याख्या में देख लेते हैं, आपकी सुविधा के लिए है ये। आंसर बी और सी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, राका एवं शीत दोनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द विधु, शशि, इंदु, हिमकर, रजनीश आदि है। राका के पर्यायवाची शब्द है पूर्णिमा, पूनो, पूर्णमासी, पूनम आदि भाई। शीत के पर्यायवाची शब्द रहेंगे जाड़ा, ठंड, शीतल, सर्दी, ठंडक आदि। आगे है निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसमें से माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो लाली बन सरल कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती है, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोड़ बन कर जगती है। तो इसमें माधुर्य गुण है भाई। कंकन किननी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो इसमें भी माधुर्य गुण है। आगे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो भाई गुण नहीं है, इसमें करुण गुण रहेगा। ठीक है, तो अपना सी आंसर बिल्कुल सही है। आगे नील सरोहु श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करहु सोमर मो उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। तो इसमें माधुर्य गुण है भाई। जो सी है इसमें माधुर्य गुण नहीं है, इसमें करुण गुण रहेगा। आगे हैं व्याख्या में देखते हैं इसके में। देखी सुदामा, सी आंसर सही है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, माधुर्य गुण क्या होता है। माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। इसमें ट वर्ग तथा लंबे समासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता भाई। माधुर्य गुण में ध्यान रखना है, माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित होता है। ठीक है, और चित्तद्रवी भाव मयोल हादरो माधुर्य मुचते, ये आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है माधुर्य गुण के विषय में। आगे क्वेश्चन है, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति का अपनी भाषा और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। तो ये जो कथन है ये किसका है। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। कहा किस विद्वान के प्रति है। तो किस विद्वान के प्रति कहा है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि द्विवेदी या बालकिशन भट्ट। तो भाई ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के विषय में कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बी आंसर सही है। व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में सेम वही बातें आप पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति है। यह कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए किया था। अगला क्वेश्चन है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुंदर जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है। तो किनके, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, रावी और सतलुज, व्यास और चिनाब या गंगा और यमुना। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विषय में है ये कथन भी। व्याख्या में देख लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही। कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र है। ठीक है भाई, ये पंक्तियां ठीक है नागार्जुन ने अपनी रचना हिमालय की बेटियां, ठीक है एनसीईआरटी में लगी हुई है, ये में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के अद्भुत मानवीकरण करते हुए प्रस्तुत की है।
नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र जी था। ठीक है। नागार्जुन की प्रमुख कृतियां रतिनाथ की चाची है जो 1948 में प्रकाशित हुई। बलचनामा 1952 में प्रकाशित हुआ भाई। दुख मोचन 1957 में, और आसमान में चंदा तेरे ये 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है भाई। दोष दे रखे हैं, ठीक है, और उदाहरण दे रखे हैं, उसको क्या हमें सुमेलित करना है। कौन सा उदाहरण किस दोष से संबंधित है तो देखते हैं भाई। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। ठीक है, तो इसमें कौन सा दोष है? तो इसमें भाई न्यून पद दोष रहेगा, तो 1 का 4। आगे है लपटी पुष्प पराग रज सनी सवेद मकरंद। तो इसमें कौन सा रहेगा? तो इसमें अधिक पदत्व दोष है। ठीक है, क का तो था भाई 4 और ख का 3। आगे विषम में मिलते नहीं है वीर भीम के समान, इसमें अकर्मत्व दोष रहेगा, तो ग का 2। आगे है निरुपमों को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र, तो भाई इसमें दुष्कर्मत्व दोष रहेगा, तो अपना 4 3 2 1 सही रहेगा। 4 3 2 1 अपना सही रहेगा, तो 4 3 2 1 अपना किसमें है? 4 3 2 अपना एक इसमें बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में मैंने जो मिलान करवाया वही है। इनके विषय में जान लेते हैं। न्यूनतम पद कहाँ पे होता है? ठीक है, न्यूनतम पद दोष जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए या शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। अधिक पदत्व दोष जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अधिक पदत्व दोष माना जाता है। अकर्मत्व दोष जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो वहाँ अकर्मक दोष होता है। आगे है दुष्कर्मक दोष जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार पदों का क्रम नहीं हो वहाँ दुष्कर्मत्व काव्य दोष होता है। आगे देख लेते हैं। वह चिड़िया जो, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में लगी हुई है ये 6 क्लास में। इसके रचयिता हमें बताना है कौन है। वह चिड़िया जो क्या है? ये कविता, इसके रचयिता बताना है। कुंवर नारायण है, सुमित्रानंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो वह चिड़िया जो इस कविता के रचयिता रहेगी केदारनाथ अग्रवाल। भी डी आंसर बिल्कुल सही है। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी है। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य रचनाएं हैं युग की गंगा, कौन सी भी? युग की गंगा 1947, फूल नहीं रंग बोलते 1965 में, हे मेरी तुम 1981 में, अपूर्वा 1984 में, पुष्पदीप 1994, पुष्पदीप 1994 में। जो सुभद्रा कुमारी चौहान है इनकी काव्य रचनाएं हैं मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र आदि। सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाएं हैं युगवाणी 1939 ईस्वी, वीणा 1927, पल्लव 1928, ग्रंथि 1920, गुंजन 1932, ग्राम्या 1940। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, हाशिए के बहाने 2009, कविता के बहाने 1993, इन दिनों 2002 ईस्वी। आगे है बिछोना में मूल शब्द और प्रत्यय हमें बताना है कौन सा है। तो बिछाना प्लस में ओना, बिछ प्लस में ओना, बिछाना प्लस में ओना या बिछा प्लस में ओना, तो बिछाना प्लस में ओना सी आंसर बिल्कुल सही है। मूल शब्द इसमें बिछाना है, प्रत्यय ओना रहेगा। हरदेव बहारी जी ने ओना प्रत्यय को कृत प्रत्यय माना है। आगे सुमेलित करना है भाई, छंद दे रखे हैं, ठीक है, हमें देखना है कौन सा छंद किसका उदाहरण है भाई। तो देखते हैं भाई। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो भाई ये किसका है? यह है भाई उलाला छंद से। तो एक का कै का 2। चली सखी देखत जाही पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नरी की जोरी। तो ये रोला छंद का उदाहरण है। तो कै का 2 ख का 1। आगे देखते हैं। बाझी जो बाजन सकल सुर नभ पुहु अंजलि, बर वही थकी रहे वयों विमान, मुनिजन जय सबद कर हर हर्षरी।
तो ये किसका रहेगा, तो ये हरि गीतिका का है भाई। हरि गीतिका हमारा 4 ऑप्शन में है, तो ग का 4 हो गया। आगे है ए रे सुंदर सांवरे ते चित लियो चुराई संग सख्या संधे समय द्वार निस्क्यो आई। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें दोहा रहेगा। ठीक है, दोहा छंद है इसमें। तो भाई अपना 2, 1, 4 और 3 बिल्कुल सही है। 2, 1, 4 और 3 किस में है, 2, 1, 4 और 3 अपना बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ये रही यहाँ पे पंक्ति, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे छंदों के विषय में। जो उल्लाला छंद है, ठीक है, यह है एक अर्ध सममात्रिक छंद है। उल्लाला छंद के विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती है। इस प्रकार टोटल 28 मात्राओं का ये छंद है उल्लाला। रोला छंद यह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11, 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। हरि गीतिका छंद यह 28 मात्राओं का सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16, 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद में से यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। तो कौन से अनुच्छेद में कहा है, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343(2), अनुच्छेद 343(3) या अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 343(2) में ये कहा गया है भाई। तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 343(2) में यह कहा गया कि संविधान में प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की बात की गई है, जिसके खंड 1 अनुच्छेद 1 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानने की बात कही गई है। अनुच्छेद 391 भारतीय संघ के एक कर्तव्य के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करने का उल्लेख भी किया गया है भाई। आगे है फिर सुमेलित करना है। ठीक है, अलंकार दे रखे हैं और हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सिंचाई थी, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई थी। तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा, तो इसमें श्लेष अलंकार रहेगा भाई। श्लेष अलंकार अपना 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन कै का 2 रहेगा भाई। आगे है विरह विकल बिनहु नहीं पाती देही पठाए ओक बिहनियों सूचित सुने बाजत जाए। तो इसमें विभावना रहेगा बिनहु। तो भी विभावना कहाँ है, 4 में है, तो ख का 4 हो गया। आगे देखते हैं, अरुण सरोहु कर चरण दृग संजन मुखचंद्र समय आए सुंदीर सरद काहि न करती आनंद। तो इस भाई इसमें रूपक अलंकार रहेगा। रूपक अपना कहाँ है, 1 में है, 3 का 1 रहेगा। आगे है मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलके पीली मधु मदिरा किसने थी बंद हमारी पलके। तो इसमें असंगति अलंकार रहेगा भाई। तो भाई 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1, 3। तो 2, 4, 1, 3 अपना 1 ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। तो देख लो यहाँ पे है भाई अलंकार। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ से। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प से तंदलास से लालसा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच लूंगा मैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो भाई ये जो पंक्तियां हैं ये ध्वनि कविता से ली गई है और जो ध्वनि कविता है ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है। अब ये हमें बताना है ये किसकी पंक्तियां हैं। सुमित्रानंदन पंत की है, शमशेर बहादुर सिंह की, नागार्जुन की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ये पंक्तियां भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रहेगी। डी आंसर बिल्कुल सही है भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, कुकुरमुत्ता 1942, आराधना 1953 ईस्वी। शमशेर बहादुर सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं 1959, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988, सुकून की तलाश 1928 ईस्वी में।
सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव 1928, वीणा 1927, ग्रंथि 1920, गुंजन 1932। नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा 1953, प्यासी पथराया की 1962, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981 से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है। जो भाई काकू वक्रोक्ति का उदाहरण नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं। वल्लभ विचारी के सुनु री सयानी अली, ऐसे समय नाथ परदेस ते न आए। तो ये काकू वक्रोक्ति का उदाहरण रहेगा। जो नहीं है वो हमें बताना है। भरत भूप सिय राम लखन बन सुनी सनानद सहयोगो, पुर परिजन अवलोकी मातु सब सुख संतोष लहोगो। ये भी काकू वक्रोक्ति का ही उदाहरण है। हे हरि लाल तेरे सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, हे रीखन खगयान है कहो हो तो नहीं पाली। तो इसमें काकू वक्रोक्ति नहीं है भाई। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कह भोगू। काफी बार ये पंक्ति पूछी गई है। काकू वक्रोक्ति अलंकार है इसमें। ठीक है, तो अपना इसमें काकू वक्रोक्ति अलंकार नहीं, वो कौन सा है? सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं काकू वक्रोक्ति के उदाहरण देख लेते हैं। शेष वक्रोक्ति, जहां पर एक से अधिक अर्थ वाले शब्द के प्रयोग द्वारा वक्ता का अर्थ पर बल रहता है किंतु श्रोता का दूसरे अर्थ पर, वहां श्लेष वक्रोक्ति होती है। काकू वक्रोक्ति, जहां पर कंठ की विशेष ध्वनि के कारण शब्द विशेष का दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, वहां काकू वक्रोक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मगही या बुंदेली। जो मगही है ये भी पश्चिमी हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है, बिहारी बोली के अंतर्गत आती है भाई। सी आंसर बिल्कुल सही है अपना। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है? खड़ी, कोरवी बोली, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली भाई। आगे है आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा है। तो कौन बैठा है भाई? पहाड़ बैठा है, नदी, वन या भाई सागर। तो भाई ये भी जो पंक्तियां हैं ये भी हमारी जो एनसीईआरटी है उस बुक में रचना लगी हुई है, कविता है शाम एक किसान, वहां से ये पंक्तियां ली गई है। तो भाई आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा? तो पहाड़ बैठा है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और ये पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है भाई, और शाम एक किसान कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे है हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं जो हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो बस सुनने हैं धरा, लगे हमारे सब काम पेट से, बचा न कोई इसकी चपेट से। उक्त पद्यांश में छंद है तो कौन सा छंद रहेगा? तो इसमें मालनी छंद है, सवैया है, वंशत है या कवित है। तो इसमें वंशत छंद रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। और वंशत छंद होता क्या? ये एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, 12 अक्षर होते हैं जो क्रम से जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम में आते हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में आपने किया होगा ये। सवैया इस जात वृत्त भी कहते हैं। संस्कृत में 22-26 वर्णों के चरण वाले छंदों को सवैया छंद कहते हैं। वर्णों की संख्या एवं गुणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 भेद किए जाते हैं। कवित यह वर्णिक समछंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मालिनी यह वर्णिक सम वृत्त छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में नगन, नगन, भगन, यगन, यगन के क्रम में वर्ण होते हैं। आगे है क्वेश्चन निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन से नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजय देवनारायण शाही या बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो भाई मैथिली शरण गुप्त भी है राष्ट्रीय संस्कृत कविता के प्रतिनिधि कवि, माखनलाल चतुर्वेदी भी और बाल कृष्ण शर्मा नवीन भी हैं। विजय देवनारायण शाही जो है ये नहीं है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवि भाई। ठीक है, ये नई कविता के दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं।
सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। विजय देवनारायण शाही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में शामिल नहीं है। ये हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ी उसे उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें विकसित होने वाली दो धाराएं थी, एक व्यक्तिगत पढ़ने काव्य धारा और दूसरी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा भी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि कौन कौन से? रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और श्याम नारायण पांडे। आगे क्वेश्चन है, इक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द इक प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो दैनिक, अधिकाधिक, समाज या धार्मिक। तो अधिकाधिक ये इक प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तीनों के तीनों दैनिक, सामाजिक और धार्मिक है भी। ठीक है, यहाँ दे रखा है। और अधिकाधिक तो अधिक प्लस में अधिक से बना है, अधिकाधिक। दैनिक में मूल शब्द क्या है? दिन, एक प्रत्यय लगा हुआ। सामाजिक में समाज क्या है? मूल शब्द है, एक प्रत्यय लगा हुआ। धार्मिक में धर्म मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा हुआ इसमें। आगे है, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सपरिवार, सदाचार, सजीव या सजाति। जो भी सदाचार है ये स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। इसमें सपरिवार, सजीव, सजाति रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो सदाचार है ये सत उपसर्ग से निर्मित है। आगे है, चलनो अब केत की पर्णकुटी करियो किते। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्तियों में राम में उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? तो चंचलता, प्रसन्नता, मधुरता या आतुरता। तो आतुरता को किया है। और ये पंक्ति भाई कवितावली जो तुलसीदास जी की रचना है उसमें से ली गई है और उसके भी अयोध्या कांड से ये पंक्तियां ली गई है और हमारे सिलेबस में ये लगी हुई है कविता। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये सवैया है। निम्नलिखित में से जनेंद्र कुमार की रचना है, तो जनेंद्र कुमार की रचना कौन सी है? पापा खो गए, मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची या दादी माँ। तो भाई जो चिड़िया की बच्ची है ये जनेंद्र कुमार की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना रहेगी। पापा खो गए ये एक नाटक है, किसका है? विजय तेंदुलकर का। मिठाई वाली ये कहानी है, मिठाई वाला कहानी है किसकी? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की। दादी माँ ये कहानी है शिव प्रसाद सिंह की गई। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं भाई। जयेंद्र कुमार की रचनाएं फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, पाजेब 1948। ठीक है, पापा खो गए विजय तेंदुलकर की एकांकी है भाई। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी है। दादी माँ शिव प्रसाद द्वारा रचित कहानी है भाई। आगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? तो किसका नहीं है? बिहारी, असमी, मराठी या बंगाली। तो जो मराठी है इसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है बल्कि किससे है? महाराष्ट्री अपभ्रंश से रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है, मराठी का संबंध महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया आती हैं भाषा बोलियाँ। शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ी, राजस्थानी और गुजराती आते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आएंगी। अगला क्वेश्चन भी निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम हमें बताना है। ठीक है, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत सभी की सभी रचनाएं मैथिली शरणगुप्त की है और ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा अपना। रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित, भारत भारती 1912 में, पंचवटी भाई 1925 में और साकेत 1931 में प्रकाशित है और ये सभी रचनाएं मैथिली शरणगुप्त की है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। नीचे भी दे रखा है अनुक्रम, PDF मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं क्रम से हैं। रंग में भंग 1909 में, जयदत्त वध 1910 में, भारत भारती 1912, किसान 1917, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। आगे है, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा नहीं जगी? तो कौन सी इच्छा नहीं जगी भाई?
कठपुतली जो है ये कविता है और अपने सिलेबस में लगी हुई है एनसीईआरटी में भाई ये। और ये जो कठपुतली है ये किसकी है कविता? भवानी प्रसाद मिश्र जी की रहेगी। तो इसमें क्या इच्छा नहीं थी कठपुतली की? आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, अपने मन के छंद छूने दो। तो ए, सी और डी ये इच्छाएं तो थी भी कठपुतली की, लेकिन अनचाहा नृत्य करने दो ये कठपुतली की कोई इच्छा नहीं थी। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने स्वाधीनता के महत्व को संदेश प्रस्तुत किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं गीत फरोज, चकित है दुख, गांधी पंचसती, भुनी हुई रस्सी और त्रिकाल संध्या। आगे है क्वेश्चन, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है, जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ये उक्त कथन किस रचनाकार का? तो ये कथन किसका है भाई? ठीक है। तो भाई किसका रहेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामदर्श मिश्र जी का, हरिशंकर प्रसाद का या शिव प्रसाद सेन का? तो ये कथन भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। और क्या निराश हुआ जाए इस निबंध से ये लिया गया है और ये निबंध हमारी एनसीईआरटी में लगा हुआ है भाई। आंसर है बिल्कुल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, कुटुज 1964, आलोक पर्व 1972 आदि भाई। रामदर्श मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप। हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमचंद्र के फटे जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हें बतलाऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका कौन है? उषा प्रेमवदा है, कृष्णा सोबती है, मृदुला गर्ग है, मनु भंडारी है। तो अभी कृष्णा सोबती जी की जो बचपन इनकी रचना लगी हुई है, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में इनका संस्मरण है, वहां से ये पंक्तियां ली गई है भाई। ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही रहेगा। देखो बचपन संस्मरण से ली गई पंक्तियां ही। कृष्णा सोबती की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में, डार से बिछड़ी 1958, मित्रों मर जाने 1967, ए लड़की 1991, हम हसमत भाग 2 भाग 3, शब्दों के आलोक में सोबती एक सोबत। मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं यही सच है 1966 ईस्वी, आपका बंटी 1971, एक इंच मुस्कान 1972, महाभोज 1979 आदि। मृदुला गर्ग की प्रमुख रचनाएं हैं उसके हिस्से की धूप 1975, कटगुलाब 1996, चितकोबरा 1979। आगे है निसप्र शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कामना रहित, भय रहित, घर रहित या आश्रय रहित? तो कामना रहित। ठीक है। ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। भय रहित का अर्थ रहेगा निडर, आश्रय रहित आश्रयहीन। आगे हैं हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? और ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? हमारी एनसीईआरटी में कविता लगी हुई है दीवानों की हस्ती। ठीक है। यहाँ से ये पंक्तियां ली गई है और इसके रचयिता पूछे हैं कौन है? तो मैत्री शरण गुप्त रहेंगे, भगवती चरण वर्मा रहेंगे, सत्यनारायण कविरत्न या रामनरेश त्रिपाठी। तो इन पंक्तियों के रचयिता भगवती चरण वर्मा जी रहेंगे। दो ऑप्शन बिल्कुल सही है अपना। भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं है कौन कौन सी है? मधुकण, प्रेम संगीत है, बसंतोत्सव, मानव, भैसागाड़ी आदि। मैत्री शरण गुप्त की काव्य रचनाएं हैं भारत भारती 1912 ईस्वी, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 ईस्वी। सत्यनारायण कविरत्न की काव्य रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली, हृदय तरन। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920, मानसी 1927, सौपन 1929। आगे है महादेव वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। तो नीलकंठ की विधा क्या रहेगी? कहानी है, एकांकी, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है। तो ये नीलकंठ जो है ये रेखा चित्र है भाई, और ये भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में लगी हुई है। ठीक है। नीलकंठ महादेव वर्मा कृत रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का भावपूर्ण सजीव अंकन है
यह अंग्रेजी के स्केच शब्द से समानता रखता है। हिंदी साहित्य का प्रथम रेखा चित्र पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग है, जो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। एकांकी, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इस प्रकार एकांकी में संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। जयशंकर प्रसाद के एक घूंट को हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी माना जाता है। कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक तथा कौतूहलपूर्ण चित्रण है। प्रेमचंद्र के अनुसार, देख लो प्रेमचंद्र जी का कथन दे रखा है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। यह रमणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इंदुमती जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसको हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी दुलाई वाले जो 1907 ईस्वी को प्रथम कहानी मानते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को क्या कहते हैं? तो भाई क्या कहते हैं? समास, विग्रह, निग्रह या विच्छेद? तो हम विग्रह कहते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। समासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। विच्छेद किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहेंगे हम। आगे है क्वेश्चन, मनवा तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नाही। यह उक्त काव्यांश किस कवि का है? तो किसका? सूरदास, रहीम, रसखान या कबीर? तो ये कबीरदास जी का रहेगा डी आंसर। दहु दिसी फिरे यह तो सुमरन नहीं, उक्त काव्यांश कबीरदास जी का है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास है। इसके 3 भाग किए गए हैं, साखी, शब्द और रमेनी। वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी की प्रमुख कृतियां हैं सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। रसखान भक्ति कालीन कृष्ण भक्त कवि हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम दोहावली ये रहीम दास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठोष्ठ ध्वनि है, तो इसमें से कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी रहेगी? ए, ई, उ या ओ? तो जो ओ है ये कंठोष्ठ ध्वनि रहेगी। डी आंसर अपना सही है भाई। व्याख्या में देख लेते हैं। उच्चारण स्थान, स्वर ध्वनि और ध्वनि व्यंजन। जो कंठ है, ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं स्वर ध्वनियाँ? ए, आ, अह और व्यंजन क, ख, ग, घ, ड और है। तालु में छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, या ये और श। ठीक है, अगर जिस बच्चे ने मेरे उच्चारण की क्लास नहीं देखी तो वो जाके चैनल पर जाके उच्चारण की क्लास जरूर से जरूर देखें। अगर आपको भाई चैनल पर क्लास नहीं मिलती तो मेरी शॉर्ट वीडियो है, उनको जरूर से जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें भी ये अच्छी प्रकार से करवा रखे हैं और ट्रिक के साथ मैंने ये आपको बताई हैं। ओष्ठ, उ, तो पै, फै, भै, भै में ये ओष्ठ के रहेंगे, कंठोष्ठ है। ओ, औ, ठीक है, ये होते हैं। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है, रस की विशेषता नहीं है बताना है। 32वां क्वेश्चन है, तो ब्रह्मा सवाज सहोदर, सब प्रकाशानंद, लोक चमत्कार प्राण या अखंड? तो लोक चमत्कार प्राण ये रस की विशेषता नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप को व्यक्त करते हुए इसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है भाई, अर्थात इस प्रकार रस की मूल स्थिति अलौकिक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में से सम्मिलित नहीं है, तो कौन से नहीं है भाई? संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या विषयानंद भाव? तो जो विषयानंद भाव है ये क्या है? रस के 4 अवयव में सम्मिलित नहीं है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, विषयानंद भाव जो रस के 4 अवयव में सम्मिलित नहीं है। रस के 4 अवयव है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव किसको कहते हैं? सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इसकी संख्या 11 है। विभाव सामाजिक के हृदय में स्थिर स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अनुभाव स्थायी भाव को व्यक्त करने वाले आशय की चेष्टा या क्रिया अनुभाव कहलाती है। संचारी भाव
जो भाव कुछ देर के लिए स्थायी भाव को दृढ़ करने के लिए आशय के हृदय में सहायक रूप आते हैं और शीघ्रता से लुप्त हो जाते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं। तो ये परिभाषाएं भी आपको याद करनी जरूरी है, क्योंकि पेपर में परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वे। ठीक है, तो देखते हैं तत्सम है और तद्भव है, ये हमको सुमेलित करना है भाई। तो करते हैं। जो पोष है इसको क्या कहते हैं? पूष कहते हैं भाई। एक क्या का चार श्रृंग, और श्रृंग है इसको क्या कहेंगे? सींग कहेंगे। ख का एक वायु को बयार, ग का दो परसु को फरसा। ठीक है, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 अपना डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्तियों में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति कौन सी है? आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना, ये भक्ति काल में लोगों में पाई गई थी। तो ये कथन किसने कहा है? तो किसने कहा है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय ने, या राम कुमार वर्मा। तो ये कथन बाबू गुलाब राय ने कहा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं भक्ति युग के आविर्भाव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? काफी महत्वपूर्ण कथन है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, यह बात अत्यंत उपहास्यपद है कि जब मुसलमान उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? तो स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम ये तो है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह बिल्कुल है भी। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता तो है ही नहीं। सुंदर और सुगठित लिखावट, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि की विशेषता ये नहीं है भी। ठीक है, देवनागरी लिपि में केवल ए को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं उपलब्ध है। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम होता। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है। सुंदर और सुगठित लिखावट है। शिरोरेखा के कारण वर्ण और शब्दों के बीच अंतर स्पष्टीकरण है। देवनागरी लिपि वर्णात्मक है भाई, तो याद रखना इसकी विशेषता देवनागरी की। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है भाई। मैं आया और वह गया, ये तो है क्योंकि समुच्चय बोधक चिन्ह लगा हुआ यहाँ पे। मैं जाऊंगा या वह आएगा, ये भी है। वह बैठकर खाना खा रहा था, ये तो भाई सरल वाक्य है। आगे देखते हैं। उसने कहा था तो, उसने कहा तो था लेकिन इतना स्पष्ट नहीं, ये भी समुच्चय बोधक है भाई। तो अपना सी आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है भाई। सी आंसर देख लो, ठीक है बिल्कुल। समुच्चय बोधक अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण और, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, या, अथवा, एवं आदि इसके चिन्ह होते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है भाई मुहावरे का अर्थ, ये आपको बताना है। बाग बाग होना, पेट फूलना, फूल कर कुप्पा हो जाना, फूलाना समाना। तो भाई पेट फूलना यह अत्यंत प्रसन्न होना मुहावरे का अर्थ नहीं है, बल्कि इसका क्या अर्थ रहेगा? पेट फूलना का किसी रहस्य को छिपा न सकना, किसी बात के कहने के लिए बहुत उत्सुक भाई। ठीक है, ये पेट फूलना मुहावरे का अर्थ रहेगा। तो भाई बाग बाग होना, फूल कर कुप्पा होना, फूलाना समाना, ये अत्यंत प्रसन्न होने का अर्थ है। आगे, निम्नलिखित में से सही शब्द रूप हमें बताना है, कौन सा सही है? परिणति, 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 परिणति। तो भाई जो परिणति है ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है परिणाम अथवा किसी कार्य के दूसरे रूप में या परिणाम में परिवर्तन होने की क्रिया। आगे सुमेलित करना है। ठीक है, 40 क्रिया दे रखी है। ठीक है, उसका उदाहरण है, हमें इनका मिलान करना है।
सितथ्यर्थ पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो भाई रामू सो रहा है, ठीक है, वो क्या है, सितर है एक जगह और वो सो रहा है। क्या का 2। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी गत्यर्थ का मतलब कुछ काम हो रहा है, लड़का तालाब में तैर रहा है, ठीक है। तो भाई कै का 2 था, ख का 4 हो गया। अकर्मक क्रिया तो लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसमें एक कर्म है भाई। द्विकर्मक क्रिया माँ बच्चे को फल देती है, ठीक है, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। माँ क्या है, बच्चे को क्या दे रही है, फल दे रही है, तो इसमें द्विकर्म हो गई है। तो 2 3 2 4 1 3 2 4 1 3 हमारा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक कर्मक क्रिया क्या होती है। एक कर्म ऐसी क्रियाएं जिनका एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके 2 कर्म प्राप्त हो उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहेंगे। अकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म न हो तो उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनके 2 भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया में। स्थिति और गति के आधार पर पूर्ण अकर्मक क्रिया को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। तो भाई स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया और गत्यर्थक अर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है शुद्ध वाक्य रूप। तो 2 टोकरी कचरा फेंक दे, बिल्कुल सही है। कूड़ा करकट रह जाता है, सही है। मेरे पास इतना कम समय है, ये भी सही है। उन्हें उनके उच्चारण ठीक नहीं है, क्या भी उनके उच्चारण ठीक नहीं है, यही क्या है, शुद्ध वाक्य नहीं है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। इसका शुद्ध वाक्य रूप है उसके उच्चारण ठीक नहीं है। यहाँ पे उनके लिख रखे ना, उसके उच्चारण ठीक नहीं है, ये रहेगा हमारा शुद्ध। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, ठीक है, इसमें भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई न कोई। सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। किसी ने पत्थर मारा, तो किसी आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा है, तो इसमें भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। तो किसमें नहीं है, बी ऑप्शन है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, सब लोगों ने एक दूसरे को अपने अपने पते दिए, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग नहीं हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु पदार्थ का बोध ना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो आचार्य तत्व प्रदर्शन बिल्कुल था भी रीतिकाल में। अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह बिल्कुल हुआ है। नारी के आदर्श रूप का चित्रण ये रीतिकाल में बिल्कुल नहीं हुआ। नक्सिक वर्णन ये भी हुआ है। तो ए, बी और डी रीतिकाल काव्य की प्रवृत्ति है, लेकिन जो सी है नारी के आदर्श रूप का चित्रण, ये काव्य रीतिकाल के काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। आदर्श रूप का चित्रण रीतिकाल काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य में नारी के बाहरी रूप, स्थूल एवं मासल चित्रण में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं आचार्य तत्व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह और ब्रज भाषा की प्रधानता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है। तो किसने माना है, दंडी ने, उद्भट ने, भामा ने या वामन ने। तो भाई जो उद्भट जी हैं इन्होंने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। उद्भट ने नाटक में शांत रस को भी अनुभव योग्य माना है। उद्भट अलंकार संप्रदायवादी आचार्य थे। इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना भी की है। संस्कृत साहित्य का दंडी का रचनाकाल 7वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। काव्य दस कुमार चरित्र तथा अवंती सुंदरी कथा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दंडी जी की। भामा को अलंकार संप्रदाय का जनक माना जाता है। इनका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का जनक माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सुमेलित करना है, हमें बताना है जो अशिष्ट है वो क्या है। जो अशिष्ट है ये भाई दोष बोधक गुणवाचक विशेषण रहेगा। तो क्या का 2 राजस्थानी
जो राजस्थानी है भाई, ये स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण है। अस्वस्थ ये दशा बोधक गुणवाचक विशेषण रहेगा। और प्राचीन ये काल बोधक गुणवाचक विशेषण रहेगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 अपना डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे देख लेते हैं, तो हो गया। यहाँ पे देखते हैं गुणवाचक विशेषण ऐसे शब्द जिनसे किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष दशा आकार काल आदि का ज्ञान प्राप्त हो उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके निम्नलिखित भेद भी हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक और गुण बोधक भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। तो लड़कपन, राष्ट्रीयता, बड़प्पन या लिखावट। तो जो बड़प्पन है ये विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा रहेगी। सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जो लड़का है भाई, लड़कपन है, ये लड़का प्लस में पन से है। ठीक है, लड़कपन जो लड़का ये जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। लिखावट ये क्रिया से निर्मित रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख्य वैवर्ण्य, सवर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव है। तो भयानक, वीर, हास्य या करुण। ते भयानक रस के अनुभव रहेंगे भाई। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवर्ण्य, सवर परिवर्तन, रुदन आदि भयानक रस के अनुभव है। वीर रस के अनुभव है पूर्ण उक्ति, अंग स्फुरन, रोंगटे खड़े हो जाना आदि। हास्य रस के अनुभव है आंखों को मीचना, हंसना, ताली पीटना आदि। करुण रस के है छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, भूमि पर गिरना। और अनुभाव किसे कहते हैं, सताई भाव के बाद उत्पन्न होने वाले आशय की बाहरी चेष्टाएं, जैसे आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, इनको क्या हम अनुभाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग मूल शब्द इसके साथ जुड़कर विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। तो किस में है, प्रबल, अनुकरण, अपयश या अधिवास। जो अपयश है, ठीक है, इसमें मूल शब्द के साथ उपसर्ग जुड़कर क्या है, विपरीत अर्थ प्रदान कर रहा है। अप प्लस में यश। ठीक है, सी आंसर सही रहेगा। अपयश का मूल शब्द है यश। इसका अर्थ प्रसिद्धि या कीर्ति होता है, जबकि मूल शब्द यश में अप उपसर्ग लग जाने से निर्मित शब्द अपयश विपरीत अर्थ की सृष्टि कर रहा है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको उपसर्ग कहलाते हैं। वे हिंदी में उपसर्गों की संख्या 22 मानी जाती है। पर उपसर्ग से निर्मित शब्द है प्रगति, प्रबल, प्रबोध आदि। अनुपसर्ग से निर्मित शब्द है अनुवाद, अनुकरण, अनुचर। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है अपयश, अपमान, अपशब्द, अपराध आदि भाई। अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द रहेंगे अधिवास, अधिकार और अधिकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा खंडों का शीर्षक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नीड का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक। तो भाई दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है भाई, जो निशा निमंत्रण में है भाई, जिनका काव्य संग्रह है निशा निमंत्रण, उसमें ये है। और नीड का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर, ये इनकी 4 आत्म कथाएं रहेंगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन की द्वारा रचित निशा निमंत्रित से उद्धृत एक गीत है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। अगला क्वेश्चन है, तन चित उर मन राजा किन्हा, हिये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा जही पंथ देखावा, बिनु गुर जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियां पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित करती है। तो अब ये पंक्तियां किसकी है, पद्मावत जो रचना है उसके है, और इसके रचनाकार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी रहेंगे। और पद्मावत जो है 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई और अवधी भाषा की काफी महत्वपूर्ण रचना है भाई। तो कौन सी विशेषता है इसमें पद्मावत की भाई, तो विरह का अति रंजित वर्णन है, अलौकिकता का संकेत है, नारी विषयक अनुदात अवधारणा है, धार्मिक असहिष्णुता है। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत इन पंक्तियों में किया गया है। बी आंसर बिल्कुल सही है भाई।
पद्मावत की उक्त पंक्तियों में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत परिलक्षित है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 57 खंड है। मलिक मोहम्मद जायसी की और रचनाएं हैं जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा आदि। आगे हैं, निम्नलिखित में से सपर संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। सपर संघर्षी महाप्राण पूछे हैं कौन से है, तो च, ज, छ या ढ। तो जो छ है ये सपर संघर्षी महाप्राण व्यंजन रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। वैसे जो च, छ, झ और इया, ठीक है, ये सपर संघर्षी है, लेकिन इसके साथ साथ महाप्राण भी पूछा है। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा आता है, तो इसमें दूसरा कौन सा है, छ है, ठीक है, तो इसलिए हमारा सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सपर संघर्षी जिन व्यंजनों के उच्चारण में सपस का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे सपर संघर्षी कहलाते हैं, जैसे च, झ, झ, इया। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। सपर्श व्यंजनों के वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण जैसे श, स है महाप्राण व्यंजन है वे। आगे क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण में बताना है। तो आत्म अभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवृत्ति बिल्कुल हुई है ये छायावाद में। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं भी, अमानवतावादी नहीं है इसमें। नारी गरिमा की प्रतिष्ठा था, असामान्यवाद नहीं। लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव, ये भी नहीं है। तो ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा छायावादी काव्य के विषय में। ए आंसर बिल्कुल सही है। आत्म अभिव्यंजना तथा दुख और वेदना की विवृत्ति छायावादी काव्य की विशेषता के दृष्टिकोण में पूर्णतः सही है। छायावादी काव्य की विशेषता अब आत्म अभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति था, मानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा, सामान्यवाद, रहस्यात्मकता, परिवर्तन और कल्पना की प्रधानता। आगे देखते हैं, जो समझने योग्य न हो वाक्य के लिए एक शब्द, तो कौन सा रहेगा भाई, देखते हैं। उद्दाम, अबूझ, है या लोच। तो भाई अबूझ जो समझने योग्य न हो, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अबूझ जिसे समझा न जा सके, यानी जो समझने योग्य न हो। उद्दाम जिसे बंधन में न बांधा जा सके, ठीक है जो त्यागने या छोड़ने योग्य हो भाई। आगे है, सुमेलित करना है हमें, रचनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ उनके रचनाकार है। तो चंद छंद वर्णन की महिमा, तो ये किसकी रचना रहेगी, तो एक गंकवि की है भाई। क का 4 भाषा योग वशिष्ठ, जो भाषा योग वशिष्ठ है ये राम प्रसाद निरंजनी की रहेगी। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका, तो ये किसकी रचना है, तो ये रचना रहेगी पंडित दौलत राम की। नासिकेतोपाख्यान ये पंडित सदल मिश्र जी की रहेगी। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 अपना एक ही ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन, विप जाल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो विपद प्लस में जाल, विपद प्लस में जाल, विप प्लस में जाल या विप प्लस में जाल। तो ए दोनों सही है, ए और बी दोनों ही सही रहेंगे और व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्याख्या में देखते हैं, ए भी सही है। विपल जाल का सही संधि विच्छेद है विपद प्लस में जाल और विपद प्लस में जाल, ठीक है। सुमेलित करना भाई हमें, एक तरफ रचनाकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे रखी है, तो इनको सुमेलित करना है हमें। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है, इनकी कौन सी रचना है, हिंदी साहित्य विमर्श, ए का 2 हो गया भाई, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी रचना कौन सी रहेगी, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, तो ख का 4 हो गया, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 अपना डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पुनर्वा तथा अनाम दास का पुत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास है।
आगे फिर सुमेलित करना, उपन्यास दे रखे और लेखक दे रखे हैं भाई। तो हम करते हैं। दिल एक सादा कागज, ये किस लेखक का? राही मासूम रजा का रहेगा। क का 1 है। धरती धन्य अपना, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। तो ख का 3 हो गया। जाग मच्छंदर गोरख आया, तो ये किसका रहेगा? विशंबर नाथ उपाध्याय जी का है ये। नागफनी का देश अमृत राय का है भी ये। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 अपना बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास है आधा गांव, काफी महत्वपूर्ण है भाई, 1966 में प्रकाशित है। टोपी शुक्ला 1969, ओस की बूंद 1970, कटरा बिहार जो 1978 में। अमृत राय के प्रमुख उपन्यास है बीज 1952, नागफनी का देश 1953, जंगल 1969, धुआं 1970। जगदीश चंद्र के प्रमुख उपन्यास है आधा पुल 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, लाट की वापसी 2000 ईस्वी में। विशंबर नाथ उपाध्याय के उपन्यास है जाग मच्छंदर गोरख आया, जोगी मत जा। जो सही युग्म है वो हमें बताना है, ठीक है। रस भरा, रस से भरा, बिल्कुल सही है। पतित पावन, पतितों में पावन, ये गलत है भाई। रसोई घर, रसोई का घर, गलत है। धनहीन, धन में हीन, ये भाई गलत रहेंगे। अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। पतित पावन में पतितों के पावन, रसोई का घनी, रसोई के लिए घर, ठीक है। धनहीन, धन में हीन नहीं, धन से हीन, ठीक है। ये हमारा सही युग्म रहेगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ भी देख सकते हो। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, धनहीन, धन से रहित भाई। आगे है सुमेलित करना है भाई, तो करते हैं। महोदार्य, तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? तो इसमें रहेगी वृद्धि संधि, और इसका विग्रह क्या रहेगा? महा प्लस में औदार्य, ठीक है। प्रत्युपकार, ठीक है। जो प्रत्युपकार है इसमें यण संधि रहेगी। तय और ये को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसकी ट्रिक है। जहाँ पे आधा तय ये से पहले आता तो वहाँ पे यण संधि होती है हमेशा ही, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या रहेगा? प्रति प्लस में उपकार। समुद्र उर्मी, ठीक है। तो जो समुद्र उर्मी है इसमें गुण संधि है भाई, तो समुद्र प्लस में उर्मी। महेंद्र, इसमें दीर्घ संधि रहेगी। मही प्लस में इंद्र, ठीक है। तो भाई क्या रहा? 3 4 1 और 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 अपना बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का ये। आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या है? तो क्या रहेगा? 2 कार्यों का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग, एक से अधिक वस्तुओं का संयोग, अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। तो अनमेल वस्तुओं का संयोग आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है भाई, ठीक है। और ये मुहावरा है भाई, ठीक है। आधा तीतर आधा बटेर अनमेल वस्तुओं का संयोग है। मुहावरा किसको कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या रहेगी? किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। इसका प्रयोग भाषा को सुंदर, सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।